हेलो एवरीवन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब तक हमने पढ़ा था नर्स्ट इक्वेशन तक, और उसके बाद हमने क्या किया था, गिव्स फ्री एनर्जी की इक्वेशंस देखी थी। देखो, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर फिज़िकल केमिस्ट्री में एक बार कॉन्सेप्ट समझा जाता है, डेरिवेशंस लिख के याद हो जाते हैं। डेरिवेशन इसलिए होते हैं ताकि पता चले कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया और कैसे आया है, ठीक है। और जो फॉर्मूले होते हैं वो बार बार क्वेश्चन करोगे ना उनके, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। अब हमारा आज का टॉपिक होगा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं उसके अंदर जो कंडक्टेंस, ठीक है। It is necessary to define a few terms before we consider the subject of conductance of electricity through electrolytic solution। मतलब ये ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ टर्म्स को पहले डिफाइन कर लें ताकि हम कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तक पहुंच सके, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल आर। अब हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है उसे किससे डिनोट कहते हैं, कैपिटल आर से, और इसकी मेज़रमेंट किस में होती है, ओम में, ठीक है। देखो, जितने इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं ना उतनी इम्पोर्टेंट इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। तो हर चीज़ की यूनिट साथ साथ याद करते चलना, तो लास्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। और जो एसआई यूनिट को अगर हम देखें तो क्या होगी, केजी मीटर स्क्वायर या फिर साइमन क्यूब ए स्क्वायर। It can be measured with the help of a Wheatstone bridge with which you are familiar from your study of physics। मतलब फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, तो उससे भी रेजिस्टेंस निकाल देते थे, जैसे कि पैरेलल सीरीज़ का, या फिर जो उसमें पैरेलल से दूसरी कौन सी थी वो, भाई फिज़िक्स का देख लेना आप कौन सी थी। एक तो पैरेलल सीरीज़ होती थी और एक होती थी, पता नहीं, कमेंट में बताना। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जो रेजिस्टेंस होता है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के, कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के। मतलब एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, ठीक है। और इसका कॉमन एग्जांपल देखो, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब जो हमारी वायर्स हैं देखी होंगी ना, जो एक खंभों पे बिजली की तारें देखी होंगी, अब क्या कर रहे हैं, उनकी थिकनेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, मोटी मोटी तारें लगी होती हैं। अब पहले कितनी होती, पतली पतली तार होती थी जो खंभे पे लगती थी, लेकिन अब क्या है, वो मोटी तारें होती है। तो उसका कारण क्या है, ताकि रेजिस्टेंस कम और करंट ज़्यादा फ्लो करे, ठीक है। तो इसी वजह से क्रॉस सेक्शन एरिया के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कि जितना ज़्यादा एरिया, मतलब जितनी मोटी तार होगी, विड्थ उसकी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, और जितनी लंबी तार होगी ना उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, ठीक, समझ में आ गया होगा अब आपको। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रो इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब ये आर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो इसमें कांस्टेंट क्या आया, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो ये रो का क्या नाम रखा गया है, इसे रेजिस्टिविटी बोला गया, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट क्या है, इसकी इट्स एसआई यूनिट आर ओम मीटर, ठीक है। क्वाइट ऑफन इट्स सब मल्टीपल ओम सेंटीमीटर इज ऑल्सो यूज। मतलब मीटर की जगह सेंटीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ किस में होती है, देखो ये ओम तो इसलिए आया क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम थी, ठीक है। और मीटर या फिर सेंटीमीटर इसलिए आया क्योंकि लेंथ की यूनिट मीटर होती है और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कट गया और 1 मीटर रह गया, तो ओम मीटर इसकी यूनिट होगी रेजिस्टिविटी की। ओम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। IUPAC रिकमेंड्स द यूज ऑफ टर्म रेजिस्टिविटी ओवर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एंड हैंस इन दिस रेस्ट ऑफ द बुक
वी शैल यूज़ द टर्म रजिस्टिविटी, मतलब जो हमारा IUPAC है वो ये बताता है कि आप रजिस्टिविटी ही यूज़ करो इस रो को, ना कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इस पूरी यूनिट के अंदर हम क्या करेंगे, रजिस्टिविटी ही बोलेंगे इसे, रो को। फिजिकली द रजिस्टिविटी ऑफ फोर सब्सटेंस इन इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 1 मीटर स्क्वायर। इट कैन बी सीन दैट 1 ओम मीटर इज इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो या फिर हम लिख सकते हैं 1 ओम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 ओम मीटर। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या था, रो L/A, तो कंडक्टेंस क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। जी से रिप्रेजेंट करेंगे हम कंडक्टेंस को, तो G इज इक्वल टू 1 में R, और R का जो फॉर्मूला था रो L/A, ये सीधा सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इससे कंडक्टेंस की क्या निकल के आ जाएगी वैल्यू, कंडक्टिविटी इंटू A/L। जो ये फॉर्मूला 2.18 है। जो SI यूनिट है कंडक्टेंस की वो क्या होगी, साइमन, या फिर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं S से, जिसे इक्वल होगा 1 साइमन इज इक्वल टू ओम इनवर्स। द इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी कोल्ड कंडक्टिविटी, मतलब रजिस्टिविटी के उल्टे को क्या बोलेंगे हम, कंडक्टिविटी, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा क्या था, कंडक्टेंस, तो रजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, कापा से। जो ये के शेप का लिख रखा ना, ये कापा बोलते हैं इसे, जो 2.1 फिगर के अंदर दिखा रखा है। IUPAC ये बताती है कि हमें कंडक्टिविटी टर्म ही यूज़ करना है, ना कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो पूरी बुक में हम कंडक्टिविटी टर्म यूज़ करेंगे। और जो कंडक्टिविटी की SI यूनिट है वो साइमन पर मीटर है। ये आपको फॉर्मूले से भी पता चल जाएगा कि क्यों आई है ये। कंडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन साइमन पर सेंटीमीटर, मतलब मीटर या सेंटीमीटर, जिसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए उस हिसाब से आप लिख देना। कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज साइमन पर मीटर इज इट्स कंडक्टेंस व्हेन इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 1 मीटर स्क्वायर। मतलब अगर कंडक्टिविटी किसी मटेरियल की साइमन पर मीटर है इन इट्स कंडक्टेंस, मतलब उसकी कंडक्टेंस के अंदर जब लेंथ कितनी होगी 1 मीटर और उसका एरिया कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 साइमन सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 100 साइमन पर मीटर के। अब ये वैल्यू है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये बस ये दिखा रखा है कि कंडक्टर्स जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है, और इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है, एक्वस सॉल्यूशन की क्या होगी, और सेमीकंडक्टर की क्या होगी। ये बस वैल्यू देख लेना, ठीक है। इट कैन बी सीन फ्रॉम टेबल 2.2, मतलब ये जो ऊपर 2.2 टेबल था ना, इसमें क्या देखा गया कि जो मैग्नीट्यूड है कंडक्टिविटी का वो वेरी कर रहा था अ ग्रेट डील एंड डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब इससे ये पता चला कि जो हमारी कंडक्टिविटी है ना वो किस पे डिपेंड करेगी, मटेरियल के नेचर के ऊपर, कि मटेरियल कैसा होगा। फॉर एग्जांपल ग्लास होगा तो अलग कंडक्टिविटी, टेफ्लॉन होगा तो अलग, जर्मेनियम होगा तो अलग, सिलिकॉन होगा तो अलग। तो ये किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये टेम्परेचर प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है, एट विच द मेजरमेंट आर मेड, मतलब जहाँ पे मेज़रमेंट की जा रही है ना, जिस टाइम पे क्या टेम्परेचर है हमारा, क्या प्रेशर है उस जगह का, तो उस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। कौन, कंडक्टिविटी। मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर डिपेंडेंट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर कंडक्टिविटी। मतलब कंडक्टिविटी के मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम एक मटेरियल को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करें, और सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करेंगे लेकिन कम लेवल पे। मेटल एंड देयर अलॉयज हैव
वेरी लार्ज कंडक्टिविटी एंड आर नोन एज कंडक्टर्स। मतलब जो हमारे मेटल होते हैं और उनके अलॉय होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत हाई होती है, इसलिए उन्हें कंडक्टर्स बोलते हैं। सर्टेन नोन मेटल्स जैसे कि कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट एंड सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग। मतलब कुछ नोन मेटल्स जैसे कि कार्बन ब्लैक या फिर ग्रेफाइट हो गया या फिर कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, वो क्या होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ग्लासेस, कुछ सब्सटेंस जैसे कि ग्लास, सिरेमिक, इनकी क्या होती है, कंडक्टिविटी कम होती है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, इंसुलेटर बोलेंगे। सब्सटेंस लाइक सिलिकॉन, डोप्ड सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड हैविंग कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर कोल्ड सेमीकंडक्टर्स। देखो सेमी का मतलब होता है बीच में, तो जो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे ना उसे बोलेंगे हम सेमीकंडक्टर्स। तो वो किस किस के बीच में करेंगे, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में। और इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, सिलिकॉन, डोप्ड सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। Certain materials called superconductor by definition have zero resistivity और infinite conductivity। मतलब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसे हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो होती है, या फिर हम बोलें कि कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है, बहुत ज़्यादा कंडक्टेंस हो जिसके अंदर। अर्लियर ओनली मेटल्स एंड देयर अलॉयज एट वेरी लो टेम्परेचर, कितना लो, 0 से 15 केल्विन, वर नोन टू बिहेव एज सुपर कंडक्टर्स। मतलब पहले क्या माना जाता था कि जो मेटल्स है और उनके अलॉयज़ हैं वो सिर्फ कम टेम्परेचर के ऊपर बिहेव करते हैं सुपर कंडक्टर का। लेकिन अब क्या हुआ, बहुत सारे सिरेमिक मटेरियल और मिक्स्ड ऑक्साइड जाने जाते हैं, किस लिए, क्योंकि वो सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं हाई टेम्परेचर पे। और कितना हाई टेम्परेचर, 150 केल्विन तक। अब जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है थ्रू मेटल इज़ कोल्ड मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। मतलब जो मेटल्स के अंदर कंडक्टेंस होती है ना उसे हम मेटेलिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस बोलते हैं। और वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो मूवमेंट किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है। अब ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगी सिर्फ। पहला तो नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, मतलब कौन सा मेटल है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। दूसरा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। इसका मतलब ये है कि किसी के पास एक्स्ट्रा होगा तभी तो वो देगा ना, और कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा है तभी ज़्यादा डोनेट करेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि कितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एक एटम के रिस्पेक्ट में। अगला है टेम्परेचर। अब जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है ना वो डिक्रीज़ होती है, कब, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, फिर वो एक दूसरे से कोलाइड होंगे तो ज़्यादा कंडक्टेंस नहीं कर पाएंगे। इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब ये क्वेश्चन कैसे आता है, एक तो ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में पूछ लेंगे CBSE वाले या फिर किसी भी एग्ज़ाम में, तो ये पूछेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो 3 ये मेजर पार्ट हैं जिस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नेचर और स्ट्रक्चर मेटल का, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पर एटम, और तीसरा है टेम्परेचर। और जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो ये पूछेंगे कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर व्हेन इट इज़ इंक्रीज्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। तो क्या होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। अब ये हैश में दिखा रखा है, ये आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। कोई डिस्कवरी वगैरह के बारे में बता रखा है। As electrons enter at one end and go out through the other end, the composition of metallic conductor remains unchanged। मतलब जैसे कि
जो इलेक्ट्रॉन्स है एक एंड से शुरू होंगे, एंटर होंगे और दूसरे एंड तक जाएंगे ना, तो जो कंपोजिशन है मेटेलिक कंडक्टर की वो अनचेंज्ड रहेगी, सेम रहेगी। द मैकेनिज्म ऑफ कंडक्टेंस थ्रू सेमीकंडक्टर इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। और जो सेमीकंडक्टर के कंडक्टेंस करने की मैकेनिज्म है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इससे भी। We already know that even very pure water has small amount of hydrogen and hydroxyl ions, जिसका क्या कंसंट्रेशन होती है 10-7 मोलर, विच लैंड इट वेरी लो कंडक्टिविटी। मतलब जो प्योर वाटर होता है ना उसके अंदर बहुत कम अमाउंट होता है हाइड्रोजन और H+ और OH- का, आयंस का। तो अगर आयंस कम होंगे तो कंडक्टिविटी भी कम होगी, तो इसी वजह से क्या होता है प्योर वाटर की कंडक्टिविटी कम होती है। व्हेन इलेक्ट्रोलाइट आर डिज़ोल्व्ड इन वाटर, जब इलेक्ट्रोलाइट्स को हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे वो क्या करेंगे आयंस की फॉर्म में टूट जाएंगे। हैंस इस कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज, तो कंडक्टिविटी क्या होगी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आयनिक कंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है आयंस पे। जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ज़्यादा आयनिक कंडक्टेंस, और कम आयंस होंगे तो कम आयनिक कंडक्टेंस। अब जैसे NaCl है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व होता है वाटर के अंदर, Na+ अलग Cl अलग। उसी तरह अगर हम शुगर को देखें, शुगर क्या होता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि वो टूटता ही नहीं है आयंस के अंदर, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, होगी ही नहीं, ज़ीरो। तो इसी तरीके से देखना है। अब जो आयनिक कंडक्टिविटी है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, पहले वाली इलेक्ट्रोलाइटिक 3 पे करती थी, अब ये देखो 5 चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडिड, अभी मैंने आपको बताया शुगर ऐड करेंगे तो कंडक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन सॉल्ट ऐड करेंगे तो कंडक्टिविटी होती है। तो आयनिक कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडिड। ठीक है, दूसरा साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन, मतलब जो आयंस प्रोड्यूस हुए हैं उसका साइज़ कितना है और उसका सॉल्वेशन क्या होगा। अब एल्कली मेटल्स हैं Li, Na, K, यही 3 मान लो, पहले 3 लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो क्या होगा साइज इंक्रीज। अब मेटल एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब Li से मान लो Li+ हो गया, Na से Na+ और K से K+। ठीक है, अब क्या होगा जो आयनिक कंडक्टेंस है वो साइज़ पे डिपेंड करेगी। ठीक है, और देयर सॉल्वेशन, और उसकी सॉल्वेशन का मतलब होता है जब आयन प्रेजेंट होगा पानी के अंदर तो जो अपोजिट एंड होगा वाटर का वो उसे अट्रैक्ट कर लेगा और उसकी स्पीड को कम कर देगा, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे कि Li+ है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स Li+ को घेर लेंगे और इससे क्या हो जाएगा उसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी, जो बॉल की तरह दिख रहा था वो फुटबॉल जैसा दिखेगा। तो ये होता है सॉल्वेशन। तो अगर कोई मोटा एटम होगा तो वो क्या होएगा कम चलेगा। अब जैसे एक तो वो छोटी 5 वाली बॉल आती है रबर बॉल जिसे हम मारते हैं, वो पिंग पोंग वाली, वो बहुत तेज़ उछल के और बार बार जाती, क्यों उसका साइज़ छोटा है, अब फुटबॉल होगी उस पर मारने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा और वो कम उछलेगी जितना कि वो छोटी बॉल उछल रही। तो ये होता है साइज़ का डिफरेंस कि जो छोटा साइज़ होगा इसका वो जल्दी जल्दी भाग के कंडक्टिविटी दिखाएगा, मतलब एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगा, लेकिन जो बड़ा आयन होगा तो वो कम, उसकी स्पीड कम हो जाएगी चलने की। तो ये था साइज़ का इफेक्ट। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, मतलब अब सॉल्वेंट कैसा है उसके नेचर पे और उसकी विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करेगा क्या आयनिक कंडक्टेंस। फोर्थ है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी ली है। अगर मान लो आपने बिल्कुल ही एक बूंद या फिर एक चुटकी भर के नमक डाला है तो क्या कितने में कन्वर्ट होगा, वो जितनी चुटकी डाला है उतना ही तो वो आयंस में कन्वर्ट होगा Na+Cl- अलग अलग। लेकिन आपने क्या किया 2-3 चम्मच डाल दिया तो उससे ज़्यादा आयंस बनेंगे, तो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर,
अब ये मेजर पॉइंट है जो याद रखना है। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हमने ऊपर पढ़ा था ना, जो इलेक्ट्रॉनिक था, उसके अंदर क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो कंडक्टिविटी कम हो रही थी मेटेलिक की। लेकिन इसमें उल्टा होगा, जो आयनिक कंडक्टिविटी है ना वो बढ़ जाएगी। क्यों? जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि जो आयंस हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और उनकी स्पीड अप हो जाएगी, और ज़्यादा स्पीड होगी तो वो जल्दी जल्दी भागने लग जाएंगे। Passage of direct current through ionic solution over a prolonged period can lead to change in its composition due to electrochemical reaction। मतलब अगर डायरेक्ट करंट को का पैसेज करोगे आप आयनिक सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा पीरियड टाइम के लिए, तो क्या होगा, उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। और क्यों होगी वो? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो जाएंगी, जो हमने पढ़ा था, एनोड कैथोड डेवलप होके और इसकी अलग ही कंडक्टिविटी हो जाएगी। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कंडक्टिविटी होती क्या है। अब इसे मेज़र करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो हम इसकी मेज़रमेंट करेंगे किसकी, आयनिक सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टिविटी की। वी नो दैट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ए व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब हमें पता है कि जो अननोन रेजिस्टेंस की मेज़रमेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करते हैं। ये फिज़िक्स में टर्म आई होगी। हाउएवर फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन वी फेस टू प्रॉब्लम्स। लेकिन जब हम आयनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं ना, तो हमारे सामने दो प्रॉब्लम्स आई थी। पहली प्रॉब्लम क्या थी, पासिंग डायरेक्ट करंट चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, कि जब हम सॉल्यूशन के अंदर डायरेक्ट करंट पास कर रहे थे ना, तो कंपोजिशन भी चेंज हो रही थी सॉल्यूशन की। और सेकंड क्या थी, सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू ब्रिज लाइक मेटेलिक वायर और अदर सॉलिड कंडक्टर। और जो दूसरी प्रॉब्लम क्या आई थी, वो ये आई थी कि जो सॉल्यूशन है वो ब्रिज से कनेक्ट नहीं हो सकता था, ना तो मेटल वायर से, ना ही दूसरे सॉलिड कंडक्टर से। द फर्स्ट डिफ़िकल्टी इज़ रिजॉल्व्ड बाय यूजिंग एन AC सोर्स ऑफ द पावर। मतलब अगर DC सोर्स में प्रॉब्लम आ रही थी तो हमने क्या किया, AC सोर्स लगा दिया, अल्टरनेटिंग करंट पास कर दिया। और जो दूसरी प्रॉब्लम थी उसे कैसे सॉल्व किया गया, कंडक्टिविटी सेल बना के, ठीक है, जो स्पेशल कंडक्टिविटी को नापता है किसकी, आयनिक सॉल्यूशन की। इट इज़ अवेलेबल इन सेवरल डिज़ाइंस एंड 2 सिंपल वंस आर शोन इन 2.4। मतलब कि जो एक कंडक्टिविटी सेल है ये अलग अलग डिज़ाइन में अवेलेबल होता है, और 2 हमारे ये दिखा रखे हैं, देखो फिगर 2.4 में। इसमें क्या है, कनेक्टिंग वायर बार और प्लेटिनाइज PT इलेक्ट्रोड यूज़ कर रखी है, और अंदर इसका सोल्यूशन है। तो अगर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे तो आयंस की वजह से क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। और दूसरा है प्लेटिनाइज PT इलेक्ट्रोड, मतलब एक सर्कुलर उसमें लगा रखा है कि जो कनेक्टिंग वायर्स हम वो डाल रखे हैं। ये 2 वायर इसलिए एक एनोड का काम करे, एक कैथोड का, तभी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ना एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। मतलब ये क्या कंसिस्ट करते हैं, मतलब इनका कंपोजिशन बता रखा है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंडक्टिविटी सेल हैं, ये इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, मतलब किस चीज़ से बने हुए हैं। तो ये बता रखा है कि ये कंसिस्ट करते हैं क्या, 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो कि कोट होंगे किससे, प्लेटिनम ब्लैक से। फाइनली divided metallic PT is deposited on electrodes electrochemically। मतलब इसमें क्या कर रखा है कि ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इसके ऊपर जो मेटेलिक PT है प्लेटिनम, उसे इलेक्ट्रोकेमिकली क्या कर रखा है, उसके ऊपर डिपॉजिट करवा रखा है इलेक्ट्रोड पे। दे हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू A। मतलब इनका एरिया क्या है,
इलेक्ट्रोड्स का ए होगा और ये दोनों को कितने डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, एल डिस्टेंस से। देयरफॉर जो सॉल्यूशन होगा कन्फाइंड बिटवीन दीज इलेक्ट्रोड इज अ कॉलम ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। मतलब जो सॉल्यूशन होगा इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में वो क्या होगा, कॉलम ऑफ लेंथ ए, मतलब लेंथ के कॉलम, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एरिया के क्रॉस सेक्शन के बीच में होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ सच कॉलम ऑफ सॉल्यूशन इज देन गिवन बाय इक्वेशन। और अब जो रेजिस्टेंस है वो इस इक्वेशन से आ जाएगा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, रो क्या थी, रेजिस्टिविटी थी, तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, रो एल बाई ए। और जो रेजिस्टिविटी थी वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, कंडक्टिविटी की। तो रो इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी, तो रो की जगह लिख दिया 1 अपॉन कंडक्टिविटी, और एल बाई ए यू का यू मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया कि रेजिस्टेंस निकालना है, एक बार दे दिया आपको कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, लेंथ दे रखी है इनकी इलेक्ट्रोड्स की, और एरिया दे रखा है दो इलेक्ट्रोड के बीच का, तो रेजिस्टेंस निकाल दो, तो सीधा वैल्यू पुट करके कर दोगे। अब अगर रेजिस्टिविटी की जगह कंडक्टिविटी दे दी और एल और ए की वैल्यू दे दी, तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगा देना। तो यही है इसके अंदर, समझ में आ गया होगा। जो क्वांटिटी एल बाई ए है, अब जो लेंथ अपॉन एरिया है उसे हम क्या बोलेंगे, सेल कॉन्स्टेंट्स बोल देंगे, और इसे किस से डिनोट करेंगे, जी स्टार से। ठीक है, जी स्टार का मतलब जहाँ भी आ जाए ना तो वो सेल कॉन्स्टेंट से होगा। इट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब अब ये जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट, और ये किस पे डिपेंड करेगा, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस और उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। इसलिए इसकी जो डायमेंशन होगी ना वो लेंथ इनवर्स होगी, क्योंकि लेंथ अपॉन एरिया है सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और जो नीचे सेंटीमीटर है वो ऊपर आ गया, तो क्या डायमेंशन होगी इसकी, लेंथ इनवर्स। लेंथ में मीटर भी लिख सकते हैं और सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। इफ़ वी नो एन, तो इसी वजह से क्या होगा, हम क्या निकाल सकते हैं, जी स्टार की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम एल अपॉन ए की वैल्यू। अब देखो आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कैसे पूछेंगे कि आपको दे रखा है कि लेंथ है ना वो 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो सेल कांस्टेंट क्या होगा, 10 सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट, तो जी स्टार की वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ऐसे करना है आपको। अब मेजरमेंट ऑफ एल एंड ए इज़ नॉट ओनली इनकन्वीनियंट बट ऑल्सो अनरिलायबल। The cell constant is usually determined by measuring resistance of cell containing a solution whose conductivity is already known। मतलब दूसरा फॉर्मूला इसका क्या लिख दिया कि जो सेल कांस्टेंट वो किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। ठीक है, ये याद रखना है, ये मेन फार्मूला आपका जो आगे बार बार क्वेश्चंस में रिपीट होगा। तो जी स्टार इज इक्वल टू आर इंटू, आर क्या था, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी थी के, जो ये लिखा हुआ 2.1 फिगर के अंदर। फॉर दिस पर्पज़, मतलब इस पर्पज़ के लिए वी जनरली यूज़ KCl सोल्यूशन हुज कंडक्टिविटी इज़ नोन एक्यूरेटली एट वेरियस कंसनट्रेशन। मतलब हम क्या करेंगे, KCl का सोल्यूशन लेंगे क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी एक्यूरेटली मेज़र पता है हमें वेरियस कंसनट्रेशंस पे और डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, मतलब एक्सपेरिमेंटली निकाल दी गई थी। तो जी स्टार का फॉर्मूला 2.1 के अंदर है, ये होगा।
वंस द सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड, कि जैसे ही हमें जी स्टार की वैल्यू कैलकुलेट होगी ना, वी कैन यूज़ इट फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी, क्योंकि जी स्टार इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी था। अब हमें सेल कांस्टेंट की वैल्यू पता है, और तो उससे क्या निकाल देंगे हम, रेजिस्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, दोनों चीज़ निकाल सकते हैं ना इस फॉर्मूले से। अब जो सेटअप है मेज़रमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, वो कैसे होगा, 2.15 फिगर के अंदर जो ये दे रखा है ना, जैसे R1 R2 कंडक्टिविटी सेल हैं ये हैं, तो इस तरीके से निकालेंगे। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 रेजिस्टेंस R3 एंड R4, मतलब या इस फिगर के हिसाब से क्या बता रखा है कि इसके अंदर क्या है, 2 रेजिस्टेंस R3 और R4, वेरिएबल रेजिस्टेंस R1, और जो R1 रेजिस्टेंस है ना वो वेरिएबल है, मतलब चेंज होता रहेगा। एंड द कंडक्टिविटी सेल हैविंग द अननोन रेजिस्टेंस R2, और जो कंडक्टिविटी सेल है उसका रेजिस्टेंस क्या है, R2, जो कि अननोन है, इसका हमें पता ही नहीं है, यही निकालना है हमें। द व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ फिट बाय एन ऑसिलेटर O, मतलब जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, O पॉइंट जो है नीचे दिखा रखा बॉटम में, ये क्या है, AC का सोर्स है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या रेंज है 550 से लेके 5000 साइकिल्स पर सेकेंड। P इज़ अ सुटेबल डिटेक्टर, अब P क्या है, एक डिटेक्टर है, हेडफोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एंड ब्रिज इज़ बैलेंस्ड व्हेन नो करंट पासिस थ्रू द डिटेक्टर, और जो ब्रिज है उसे बैलेंस कर दिया जाता है जब कोई भी करंट उसके ऊपर फ्लो नहीं हो रहा है, या फिर डिटेक्टर से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर हम R2 कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R1 इंटू R4 बाय में R3, ठीक है। These days inexpensive conductivity meter are available which can directly read the conductance or resistance of solution in conductivity cells, मतलब अब जो ये टाइम आ गया ना हमारा टाइम, तो इसमें क्या होगा, जो कंडक्टिविटी मीटर्स है ना वो इजीली अवेलेबल है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो वो क्या काम आएंगे, डायरेक्ट मेज़र करते हैं किसे, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी सेल के अंदर। Once the cell constant and resistance of solution in cell is determined, the conductivity of solution is given by, मतलब जैसे ही हमें सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चलेगी तो हम क्या निकाल देंगे, कंडक्टिविटी की वैल्यू, क्योंकि ये इक्वेशन 2.20 हमने ऊपर देखी थी। कंडक्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगा, सेल कांस्टेंट अपॉन में R के इक्वल। अब जो कंडक्टिविटी है सॉल्यूशंस की डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, वो और सेम सॉल्वेंट रखना है, और टेम्परेचर गिवन जितना है डिफर ड्यू टू द चार्ज एंड साइज ऑफ द आयंस इन विच दे डिसोशिएट। तो कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, एक तो चार्ज पे और एक साइज पे, किसके, आयंस के, जिसमें वो डिसोशिएट होंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस और ईज विद विच ions move under a potential gradient, it therefore becomes necessary to define a physically more meaningful quantity called molar conductivity, मतलब जो कंसंट्रेशन है ना आयंस की, विद विच द आयंस मूव, मतलब जिससे वो आयंस मूव कर रहे हैं जिस पोटेंशियल ग्रेडियंट पे, वो नेसेसरी हो जाती है फिज़िकली मोर मीनिंगफुल क्वांटिटी, क्या, मोलर कंडक्टिविटी हम बोलेंगे, और जिसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब जिसे हम डिनोट करेंगे लैम्डा m से, ठीक है। जो ये m है इसका मतलब है मोलर, और ये जो लैम्डा है ये क्या है, कंडक्टिविटी का सिंबल, ठीक है। तो जो ये रिलेट करेगी कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन बाय द इक्वेशन, मतलब जो 2.21 इक्वेशन है ना, मोलर कंडक्टिविटी वो किसके इक्वल होगी, कंडक्टिविटी अपॉन में कंसंट्रेशन, ठीक है।
अब कंडक्टिविटी की यूनिट क्या थी, साइमन पर मीटर। अब कंसंट्रेशन किस में लेते हैं हम, मोल पर मीटर क्यूब में, ठीक है। तो यूनिट होगी मोलर कंडक्टिविटी की साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, और इसे डिनोट कर सकते हैं 1 मोल पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर अपॉन मीटर क्यूब इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर। तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे लिखेंगे हम, कंडक्टिविटी साइमन पर सेंटीमीटर अपॉन में कंसंट्रेशन क्या होगी 1000 लीटर पर मीटर क्यूब इंटू मोलैरिटी मोल पर लीटर। If we use Simon centimeter inverse as the unit of conductivity and mole per centimeter cube, the unit of concentration, then the unit for molar conductance is Simon centimeter square per mole, ठीक है। अब कंडक्टिविटी ऊपर क्या ले रखी थी, मोल पर मीटर क्यूब में, तो उससे क्या यूनिट आई थी ओवरऑल, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। अगर सेंटीमीटर्स मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे ना, तो क्या यूनिट आएगी मोलर कंडक्टिविटी की, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बोथ टाइप ऑफ यूनिट आर यूज्ड इन लिटरेचर एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द इक्वेशन। और ये कैसे रिलेट करेंगी, एक साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल किसके इक्वल होगा, 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में क्या कर रखा है, क्या क्या दे रखा है, पहले तो ये देखा करो। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम। रेजिस्टेंस आर की वैल्यू दे रखी है 100 ओम, और किसकी वैल्यू दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है KCl सॉल्यूशन की, वो कितनी है 0.1 मोल पर लीटर। ये दोनों चीज़ नीचे लिख दो गिवन के बाद। अब क्या है, फिल किससे है, विद 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन। देखो इसमें क्या कर रखा है दूसरी लाइन में, अब रेजिस्टेंस क्या करना है, सेम ले रखा है, और किससे फिल, अब कंसंट्रेशन चेंज कर दी, पहले 0.1 मोल पर लीटर थी, अब क्या कर दी 0.02 मोल पर लीटर। अब KCl का सॉल्यूशन सेम है, इलेक्ट्रोलाइट सेम है, तो रेजिस्टेंस क्या बदल गया, इसका रेजिस्टेंस आया 520 ओम, ठीक है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है किसकी, 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन की, ठीक है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर KCl के सॉल्यूशन की क्या दे रखी है, 1.29 साइमन पर मीटर। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि सेल कांस्टेंट तो सेम रहेगा ना। अगर सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोलाइट सेम है, ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, तो उससे क्या निकल जाएगा, सेल कांस्टेंट निकल जाएगा। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। तो कंडक्टिविटी कितनी थी 1.29 साइमन पर मीटर, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। तो इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आया 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। अब जी स्टार की वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब दूसरे में हमें क्या निकालना है, कंडक्टिविटी। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, जी स्टार इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस, और कंडक्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस के। तो इसकी वैल्यू रख देंगे हम, सेल कांस्टेंट्स की जो ऊपर आई थी वैल्यू 129 पर मीटर, और नीचे लिखना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना था 520 ओम, तो इससे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कंडक्टिविटी साइमन पर मीटर में। अब जो कंसंट्रेशन है वो कितनी दी थी 0.02 मोल पर लीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मोल पर मीटर क्यूब। अब मोलर कंडक्टिविटी की फॉर्मूला क्या था, कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी क्या थी जो निकल के आई थी 0.248, या फिर लिख दो 248 इंटू 10⁻³ साइमन पर मीटर, और कंसंट्रेशन कितनी है 20 मोल पर मीटर क्यूब, ठीक है।
तो इससे वैल्यू आ जाएगी मोलर कंडक्टेंस की, और इसका अल्टरनेट वे भी दे रखा है। ये फॉर्मूला ही है सेकंड वाला। अब ये वाला आप ट्राई करना। अभी आज के लिए इतना ही, और आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वेरिएशन कंडक्टिविटी की और मोलर कंडक्टिविटी की, किसके साथ कंसंट्रेशन। थैंक यू।